हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने इस सेशन में अभी तक सेक्शन 9 तक कवर कर लिया है। आज हम सेक्शन 10 से डील करेंगे और आज का सेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि सेक्शन 12 जो है वो काफ़ी बड़ा सेक्शन है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 बोलता है लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विद द एमिनिटीज। यहाँ पे एमिनिटीज का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ईजमेंट एटसेट्रा। सेवरेज वगैरह भी इसमें आ सकता है। एमिनिटीज का ये मतलब है। तो इसमें देखते हैं नो लैंडलॉर्ड शैल विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज कट ऑफ और विथहोल्ड एनी ऑफ द एमिनिटीज इंजॉयड बाय द टेनेंट। जो टेनेंट किसी तरह की इम्यूनिटीज इंजॉय कर रहा है, लैंडलॉर्ड बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से ना तो वो एम्यूनिटीज को बंद कर सकता है, कट ऑफ कर सकता है या फिर रोक सकता है। ठीक है। सेकेंडली, अ टेनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड में, if the landlord has contravened the provisions of this section, make an application to the controller complaining of such contravention। अगर लैंडलॉर्ड ने ऐसा कुछ कंट्रावेंशन करा है सब सेक्शन 1 का, कट ऑफ करा है या विथ होल्ड करा है इम्यूनिटीज को, तो वो टेनेंट कंट्रोलर के सामने एक एप्लीकेशन देगा कि इस तरह का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। अब कंट्रोलर क्या करेगा? इफ द कंट्रोलर और इंक्वायरी finds that the tenant has been in enjoyment of the amenities and that they were cut off or withheld by the landlord without just and sufficient cause, he shall make an order directing the landlord to restore such amenities। कंट्रोलर क्या करेगा? एक इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी के बाद देखेगा कि विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज अगर लैंडलॉर्ड ने विथहेल्ड या कट ऑफ करा है तो रिस्टोर करने का ऑर्डर दे देगा लैंडलॉर्ड को। प्रोवाइडेड डेट if the controller is satisfied from the affidavit or otherwise that immediate enjoyment of the amenities is essential, he may by order in writing allow the tenant to get such amenities restored on such terms and conditions as may be imposed by the controller, subject to his final decision as regards the expenses on the restoration of such amenities। अब यहाँ पे अगर कंट्रोलर को लगता है कोई एफिडेविट टेनेंट के द्वारा दिया गया है या किसी और रीजन की वजह से कि जो इम्यूनिटी सप्लाई करी जा रही थी वो विथहेल्ड और कट ऑफ करी है किसी विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज, और वो इम्यूनिटीज इजेंशियल है फॉर द टाइम बिंग, इजेंशियल है, तो क्या करेगा वो? एक तरह का इमीडिएट रिलीफ देगा, इमीडिएट रिलीफ देगा टेनेंट को। उस इमीडिएट रिलीफ में वो टेनेंट को बोलेगा कि आप अपने एक्सपेंसेस पे रीस्टोर कर लीजिए ये सारी चीज़ें। ये इमीडिएट रिलीफ उसको मिल जाएगा। इसके आगे ये बोलता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी इम्पोज उस समय वो करेगा कंट्रोलर टेनेंट के ऊपर वो रहेगी, सब्जेक्ट टू हिज फाइनल डिसीजन एज रिगार्ड्स द एक्सपेंसेस ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ सच इम्यूनिटीज। अब यहाँ पे टाइमिंग एक्सपेंसेस तो टेनेंट को करने पड़ेंगे, लेकिन जो डिसीजन रहेगा वो पेंडिंग रहेगा कि फाइनली एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, बस ये डिसीजन पेंडिंग रहेगा। अगर ये लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट करता है फाइनली तो एक्सपेंसेस टेनेंट को रिस्टोर हो जाएंगे। आगे देखते हैं सेक्शन 11, कन्वर्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इनटू अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। नो पर्सन शैल कन्वर्ट
a residential building into a non-residential building except with the permission in writing of the controller. कंट्रोलर की परमिशन के बिना कोई भी पर्सन रेसिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है नो पर्सन, ना लैंडलॉर्ड करा है ना टेनेंट करा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर, सेक्शन 12। If a landlord fails to make necessary repairs to a building other than structural alteration, के अलावा किसी तरह का रिपेयर अगर लैंडलॉर्ड करने में फेल हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन को अकेला क्यों छोड़ा गया? स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन को अकेला इसलिए छोड़ा गया क्योंकि ये टोटली राइट है लैंडलॉर्ड का। इसमें टेनेंट किसी तरह के का रिक्वेस्ट करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। ठीक है, तो if a landlord fails to make necessary repairs to a building other than structural alteration, the controller shall be competent to direct on application by the tenant। application देगा टेनेंट, तो कंट्रोलर क्या डायरेक्शन देगा? इंक्वायरी के बाद में as the control may think necessary that such repairs may be carried out by the tenant and the cost thereof may be deducted from the rent which is payable by him। कंट्रोल बोलेगा कि जो भी रिपेयर्स हैं वो टेनेंट अभी करवा सकता है और जो भी खर्चा लगता है, कॉस्ट लगती है, वो रेंट से डिडक्ट हो जाएगा। कोई भी रिपेयर करवा सकता है एट द कॉस्ट ऑफ हिमसेल्फ, जो कि बाद में डिडक्ट हो जाएगा रेंट से। प्रोवाइडेड दैट द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द एफिडेविट और अदरवाइज दैट अर्जेंट रिपेयर्स are essential, he may by order in writing allow the tenant to get the repairs carried out on such terms and conditions as may be imposed by the controller subject to his final decision as regards the cost। सेक्शन 10 की तरह ही इमीडिएट रिलीफ दे देगा अगर उसको लगता है कि अर्जेंट रिपेयर्स जरूरी हैं तो, और कॉस्ट का डिसीजन जो फाइनल डिसीजन है वो पेंडिंग रहेगा। जब वो आएगा तो उसके बाद में डिसाइड करा जाएगा कि कॉस्ट कौन बियर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 13, बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको अच्छे से देखेंगे भी सही और थोड़ा स्पीड में भी देखेंगे। एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, टेनेंट कौन कौन से ग्राउंड पे एविक्ट हो सकता है, अपने अकोमोडेशन से, अपने बिल्डिंग से निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं। अ टेनेंट इन पोजीशन ऑफ अ बिल्डिंग और अ रेंटेड लैंड shall not be evicted therefrom except in accordance with the provisions of this act। इस एक्ट के प्रोविजंस के अलावा किसी भी ग्राउंड पे टेनेंट एविक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अ लैंडलॉर्ड who seeks to evict his tenant shall apply to the controller for direction in that behalf if the controller after giving the tenant a reasonable opportunity of showing cause against the application is satisfied। अब यहाँ से ग्राउंड्स चालू होते हैं आपके। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लैंडलॉर्ड अप्लाई करेगा टेनेंट के लिए कि डायरेक्शन दे कि टेनेंट को एविक्ट करा जाए, तो लैंडलॉर्ड कंट्रोलर क्या करेगा? ऐसे में कंट्रोलर सबसे पहले टेनेंट के एक रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि बताइए भैया आपके खिलाफ ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आई है, हम आपको क्यों ना किसी ग्राउंड पे एविक्ट करें, शो कॉज करने के लिए बोलेगा। तब ग्राउंड क्या हो सकते हैं? डेट द टेनेंट हैज नॉट पेड और टेंडर्ड द रेंट ड्यू फ्रॉम हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड विद इन 15 days after the expiry of the time fixed in the agreement of the tenancy with his landlord। फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको यहाँ तक छोड़ते हैं। टेनेंट ने क्या करा है?
अपना रेंट पे नहीं करा है, कितने दिन के भीतर, 15 डेज के भीतर, जो कि एग्रीमेंट में फिक्स थी तारीख। अगर एग्रीमेंट में बोला गया है कि 5th ऑफ ईच मंथ, बाय द 5th ऑफ ईच मंथ आपको रेंट पे करना है, और वो फेल हो गया है करने के कितने दिन, 15 दिन, मतलब 5 + 15, 20 तारीख हो गई है, तो 20 तारीख के बाद में ये लैंडलॉर्ड एलिजिबल है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, एविक्शन के लिए। सेकंड पॉइंट बोलता है और इन द अब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, अब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग डेट फॉर विच द रेंट इज पेएबल। मतलब एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, कोई ऐसा मंथ जिसका रेंट ड्यू है, मान लीजिए फेब का रेंट ड्यू है, जो कि यूजुअली मार्च में पेएबल रहता है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो ये तारीख हो जाती है आपकी अप टू 31 मार्च। अगर इस दिन तक उसने रेंट पे नहीं करा है तो वो एलिजिबल है लैंडलॉर्ड एविक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए। ये क्लॉज ये बोलता है लास्ट डे, मतलब ये ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग क्या होता है, फेब का मार्च। प्रोवाइडेड डेट इफ द टेनेंट, अब इसका प्रोविजो देख लेते हैं, प्रोवाइडेड डेट इफ द टेनेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इजेक्टमेंट आफ्टर ड्यू सर्विस। पहली हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग जब होती है उसके 15 दिन के अंदर, 15 डेज ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिजेक्टमेंट आफ्टर ड्यू सर्विस, है ना, प्रॉपर सर्विस हो जाती है समन की। ऐसा नहीं कि समन सर्व नहीं हुए हैं और उसके अब्सेंस में हियरिंग हो रही है, नहीं, समन सर्व हो गए, उसको पता है, वो अपीयर हुआ है। तो फर्स्ट हियरिंग के 15 डेज में अगर वो रेंट पे कर देता है, पेज और टेंडर्स द अरियर ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट, जितना भी एरियर बनता है प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें, इंटरेस्ट के साथ में अरियर पे कर देता है जितने भी महीनों का है, भले ही वो 2 महीने का है। यहाँ पे तो ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है इस तारीख को, उसके बाद हो सकता है वो 2 महीने बाद लगाए, तो 2 महीने का एरियर तो बन गया ना, तो यहाँ पे ये बात करता है जितने भी टाइम का एरियर बन गया। पेज और टेंडर्स द एरियर ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड बाय द कंट्रोलर, कौन कंट्रोल कर इसको कैलकुलेट करेगा, कंट्रोलर, एट 8%, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है इंटरेस्ट 8% पर एनम ऑन सच अरियर टुगेदर, उसके साथ में क्या होगा, अब अरियर प्लस इंटरेस्ट टुगेदर विद कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड ने लगाई है उसका खर्चा पानी, कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इफ एनी एज में बी अलाउड बाय द कंट्रोलर, अगर कंट्रोलर को लगता है कि कॉस्ट भी देना है तो वो भी दे देगा। एंड द टेनेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पेड और टेंडर्ड द रेंट विद इन द टाइम अफोरसेड, और अगर ये सारी तीनों चीज़ें उसने पे कर दी हैं तो फिर ये मान लिया जाएगा कि टेनेंट ने अपना रेंट पूरी तरह से पे कर दिया है और डिस्चार्ज हो जाएगा अपने लायबिलिटी से। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर डेट द लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड to claim arrears of rent for a period exceeding 3 years immediately preceding the date of application under the provisions of this act। मतलब अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है मार्च 2000 में और लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन फाइल करी है मार्च 2004, तो ऐसी कंडीशन में वो 3 साल से पहले का जो रेंट है वो क्लेम नहीं कर सकता। मतलब वो कहाँ का क्लेम कर सकता है, 2003 1 साल हो गया, 2002 2 years एंड 2001, ये 3 साल हो गए। 2000 फ्रॉम मार्च 2000 टू मार्च 2001 वो इंटाइटल्ड नहीं है क्लेम करने के लिए। नाउ द डेट
that the tenant has, after the commencement of the Act 1949, without the written consent of the landlord, 1949 के एक्ट के कमेंसमेंट के बाद में अगर उसने बिना अब लैंडलॉर्ड के कंसेंट के transferred his right under the lease or sublet the entire building or rented land or any portion thereof, or used the building or rented land for purpose other than that for which it was leased, अगर उसके जो राइट है लीज में वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं या फिर जो बिल्डिंग जो अकोमोडेशन उसको प्रोवाइड करा गया है उसको सब लेट कर दिया गया है विदाउट द कंसेंट, ऐसी कंडीशन में, या फिर जो बिल्डिंग है जिस पर्पस से उसको दी गई थी उस पर्पस के अलावा उसने किसी और पर्पस के लिए उसको यूज करा गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको एविक्शन के लिए ग्राउंड माना जाएगा। यहाँ पे आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1949 एक्ट इस बात को याद रखने वाली है। Thirdly, that the tenant has committed or caused to be committed such acts as are likely to be impair materially the value or utility of the building or rented land, कुछ ऐसा काम करा है या करने दिया गया है, cause to be permitted, cause to be committed, such acts as are likely to impair materially the value मतलब उसकी वैल्यू डिमिनिश हुई है या फिर यूटिलिटी कम हुई है, वो भी डिमिनिश हुई है या फिर चेंज हुई है, तो इन ग्राउंड पे भी उसको एविक्शन दिया जा सकता है। That the tenant has been guilty of such acts and conduct as are a nuisance to the occupant of the same building or building in the neighborhood, अगर पास में कोई रह रहा है या फिर सेम बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में उसको भी एक अकोमोडेशन दिया गया और उसने कुछ ऐसा काम करा है जिसके वजह से बाकी लोगों के लिए न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो भी ये ग्राउंड माना जाएगा एविक्शन का। इन सबको याद रखना है आपको, बिना याद रखे काम नहीं चलेगा। That where the building is situated in a place other than a hill station, the tenant has ceased to occupy the building for a continuous period of 4 months without a reasonable cause, अगर कोई बिल्डिंग उसको प्रोवाइड करी गई है और उसने 4 महीने तक उसका ऑक्यूपेशन नहीं लिया है, वर्ड है ऑक्यूपेशन नॉट अ पोजीशन, ऑक्यूपेशन नहीं लिया है 4 महीने तक, तो ये ग्राउंड बना जाएगा एविक्शन का, लेकिन उसके पीछे उसका कॉज देखना पड़ेगा। अगर कोई रीजनेबल कॉज है तो ठीक है, परमिट कर सकते हैं, अदरवाइज ये जस्टिफाइड नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एग्जम्पशन दे रखा है, इसमें एक्सेप्शन दे रखा है, वो है हिल स्टेशन। वो जगह किसी हिल स्टेशन पे नहीं होनी चाहिए, अगर हिल स्टेशन पे है तो ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। द कंट्रोलर में मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन, डायरेक्ट करेगा लैंडलॉर्ड को पोजीशन में प्लेस करने के लिए। एंड इफ द कंट्रोलर इज नॉट सो सेटिस्फाइड ही शैल मेक एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, और अगर उसको लगता है कि नहीं ये एप्लीकेशन सही नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। Provided that the controller may give the tenant a reasonable time for putting the landlord in possession of the building or rented land and may extend such time as not to exceed 3 months in the aggregate, एक reasonable time देगा at the first instance, और अगर reasonable time जो दिया गया है वो कम लगता है तो वो 3 महीने तक उसको एक्सीड कर सकता है, मैक्सिमम 3 महीने लिमिट दी गई है, उससे ज़्यादा नहीं, ऑर्डर देने के 3 महीने से ज़्यादा नहीं एक्सीड होगा टाइम लैंडलॉर्ड को पोजीशन में प्लेस करने के लिए। A landlord may apply to the controller for an order directing the tenant to put the landlord in possession, क्या ग्राउंड है? इन केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो क्या होगा? इफ ही रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन, अगर खुद के रहने के लिए ओन ऑक्यूपेशन, इफ इज नॉट ऑक्यूपाइंग अनदर ऑक्यूपेशन अनदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन अर्बन एरिया कंसर्न, सेम अर्बन एरिया में उसके पास में दूसरी जगह नहीं है रहने के लिए और वो खुद रहने के लिए चाहता है, एंड हैज़ नॉट वेकेटेड सच बिल्डिंग विदाउट सफिशिएंट कॉज,
आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1949 एक्ट इन द सेड अर्बन एरिया, और जहाँ पे वो रह रहा था उसने विदाउट जस्ट इन सफिशिएंट कॉज वैकेट नहीं करी है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन से वैकेट करी गई है, तो ये ग्राउंड अप्लीकेबल नहीं होगा। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट की डिमांड करता है ये ग्राउंड। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं। इफ ही रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन, खुद के ऑक्यूपेशन के लिए, इफ इज नॉट ऑक्यूपाइंग अनदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन द अर्बन एरिया कंसर्न, अगर उसके पास में सेम एरिया में दूसरी बिल्डिंग है तो वो डिमांड नहीं कर सकता है। मान लीजिए ये एरिया है, शहर या सिटी, मान लीजिए सिटी या टाउन कुछ भी है, और यहाँ पे उसके पास में ए नाम से एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग है बी। अब ये ए की पोजीशन तो जाता है जो कि ऑलरेडी किसी टेनेंट के पोजीशन में है, यहाँ पे रहना चाहता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा है जो उसकी खुद की ऑक्यूपेशन में है, खुद के पास में है, उसकी खुद की बिल्डिंग है, तो क्या होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो खुद एज अ टेनेंट रह रहा है कहीं पे और अब वो यहाँ पे रहना चाहता है तो वो एलिजिबल है उसके लिए। बस ये है कि ये जो उसने वैकेट करी है इसके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। अगर विदाउट प्रॉपर ग्राउंड उसने वैकेट कर दिया गया है तो भी ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। Secondly, if he requires it for use as an office or consulting room by his son, who intends to start a practice as a lawyer, qualified architect, or chartered accountant, or as a registered practitioner within the meaning of that expression used in the Punjab Medical Registration Act 1916, Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act 1963, or Punjab Homeopathy Practitioners Act 1965, or फॉर द रेसिडेंस ऑफ हिज सन हु इज मैरिड। तो अगर वो इस तरह का उसका कोई बच्चा है और अगर वो इस तरह का कोई प्रैक्टिस चालू करने के लिए अकोमोडेशन डिमांड करता है, उसको चाहिए, तो उसको मिल सकता है। या फिर इन ग्राउंड के अलावा अगर वो अपने रेसिडेंस के लिए चाहता है, लेकिन रेसिडेंस के लिए कब चाहेगा, वो तभी एलिजिबल है जब वो मैरिड हो और अलग रहना चाहता हो, तब भी ये ग्राउंड बना सकता है टेनेंट के एविक्शन का। ठीक है, तो अपने प्रैक्टिस के लिए मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, प्लस अगर शादीशुदा है तो रेसिडेंस के लिए भी वो डिमांड कर सकता है। प्रोवाइडेड डेट सच सन इज नॉट ऑक्यूपाइंग। अब यहाँ पे फिर वही बात हो गई कि वो जो लड़का है उसके पास भी सेम अर्बन एरिया में कोई और ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए, कोई और बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन पोजीशन नहीं होना चाहिए, और अगर था पहले तो विदाउट जस्ट कॉज उसने वो छोड़ा ना हो, वेकेट नहीं करा गया हो विदाउट जस्ट कॉज। आगे, इट वॉज लेड आउट टू अ टेनेंट फॉर यूज एज अ रेसिडेंस by reason of his being in service or employment of the landlord, and the tenant has ceased, whether before or after the commencement of this act, to be in such service or employment। अगर टेनेंट जिस समय उसको ये अकोमोडेशन या बिल्डिंग लेट करी गई थी वो लैंडलॉर्ड की सर्विस में था और अब वो सर्विस उसकी खत्म हो चुकी है, टेनेंट हैज सीज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट टू बी इन सच सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। अगर सर्विस सीज हो गई है तो भी यह ग्राउंड बन सकता है एविक्शन का। जो सब सर्विस में ही नहीं है उसके लैंडलॉर्ड की, हो सकता है जैसे चौकीदार हो, उसको दिया हो उसने रहने के लिए, या कोई बड़ा इस्टेब्लिशमेंट हो, फैक्ट्री वगैरह, तो अपने एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ हो। अब जब वो नौकरी से निकाल दिया गया है तो फिर ये ग्राउंड बन जाएगा यहाँ पे। अगर वो नौकरी में है तो ग्राउंड नहीं बनेगा। प्रोवाइडेड डेट वेयर द टेनेंट इज अ वर्कमैन who has been discharged or dismissed by the landlord from his service or employment in contravention, अगर वो डिसमिस करा गया है इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, तो ही शैल नॉट बी लायबल टू बी एविक्टेड। वो कब तक एविक्शन के लिए लायबल नहीं होगा, अनटिल द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर दैट एक्ट कंफर्म्स द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल अंडर मेड अगेंस्ट हिम बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने उसको डिसमिस तो कर दिया गया है, लेकिन इस एक्ट में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है
जब तक वो कंफर्म नहीं करेगी तब तक एविक्शन का ऑर्डर नहीं दे सकते। ओके, भले ही सर्विस सीज हो गई है तो भी ये उसका एक प्रोविजो है, एक्सेप्शन। द अगला पॉइंट, द टेनेंट हैज ऑलरेडी इन हिज पोजेशन अ रेसिडेंशियल और सब्सिक्वेंटली acquires possession or erects such building as reasonably sufficient for his requirement in the urban area। सेम अर्बन एरिया में टेनेंट के पास में कोई और बिल्डिंग है जो वो खुद के यूज में ला सकता है, या टेनेंसी रहते रहते उसने कोई और पोजीशन में ले लिया है बिल्डिंग को, या फिर कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली है, तो ये एक एविक्शन का ग्राउंड है कि जब आपके पास में दूसरी जगह है तो आप वहाँ रह सकते हैं और लैंडलॉर्ड इसको खुद के ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर सकता है या फिर किसी और को लेट आउट कर सकता है। लेकिन किसी और को लेट आउट करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है ये वाली, जिस टेनेंट को निकाल रहे हैं उसके पास में खुद के पोजीशन के लिए दूसरी जगह होनी चाहिए। If is a member of the armed forces of the Union of India and requires it for occupation of his family, जो टेनेंट है, नहीं, जो लैंडलॉर्ड है वो मेंबर है आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड रिक्वायर्स इट फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली, अपने फैमिली के रहने के लिए वो जगह वापस से चाहता है, एंड प्रोड्यूसेस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिफर्ड टू इन सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन सोल्जर्स एक्ट 1955 एंड डेट ही इज सर्विंग अंडर स्पेशल कंडीशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ दैट एक्ट। और वो एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है जिसमें लिखा रहता है कि वो स्पेशल कंडीशंस में अपनी सर्विस कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे या वॉर के टाइम पे। तो इस तरह की कंडीशन में उसकी फैमिली के रहने के लिए जो जगह रहती है उसकी खुद की, वो टेनेंट को एविक्ट करके वापस से ले सकता है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज फैमिली मीन्स सच रिलेशन टू द लैंडलॉर्ड एज ऑर्डिनरीली लिव, जो ऑर्डिनरी उसके साथ में रहते विथ हिम और डिपेंडेंट है उस पर, जैसे उसके लीगल हेयर्स हुए या फिर उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हुए, उनकी फैमिली के लिए। अगला पॉइंट, इन द केस ऑफ अ रेंटेड लैंड इफ ही रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन यूज, अगर रेंटेड लैंड है, रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन यूज, खुद के यूज के लिए, एंड इज नॉट ऑक्यूपाइंग इन द अर्बन एरिया कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस, एनी अदर रेंटेड लैंड हैज नॉट वेकेटेड, सेम अर्बन एरिया में उसके यूज के लिए कोई और उसके बिजनेस यूज के लिए कोई और दूसरी जगह नहीं है, तो वो वापस क्लेम कर सकता है पोजेशन के लिए टेनेंट को एविक्ट करके। ठीक है, आगे वही सेम चीज़ दे रखी है, विदाउट सफिशिएंट कॉज, अगर उसके पास पहले कोई जगह थी तो वहाँ से वैकेट नहीं करा गया है। इन केस यहाँ पे बिल्डिंग जरूरी है, बिजनेस पर्पस के लिए याद रखना है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। नाउ सी में, इन द केस ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इफ ही रिक्वायर्स इट टू कैरी आउट any building work at the instance of the state government or local authority or any improvement under some improvement or development scheme, or if it has become unsafe or unfit for human conditions habitation, तो क्या क्या चीज़ हो गई, कोई उसको बिल्डिंग वर्क करना है या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट प्लान लाया है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी जो बिल्डिंग है उसको बनाना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, और हैज़ बिकम अनसेफ और अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, अगर वो बहुत पुरानी हो चुकी कि उसमें कोई भी नहीं रह सकता है, तो उसमें भी उसको रिपेयर वर्क के लिए ये करने की अगर ज़रूरत है तो वो एविक्शन की डिमांड कर सकता है, टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। Provide a date where the tenancy is for a specified period agreed upon between the landlord and the tenant, the landlord shall not accept under subsection 5 of clause A be entitled to apply under this subsection before the expiry of such period. Accept, इसको यहाँ से अभी हटाते हैं। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में हुआ है टेनेंसी देने के लिए,
तो जब तक वो स्पेसिफाइड पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता, से फॉर 1 ईयर के लिए अगर उसने दिया है, तो जब तक वो 1 साल ख़त्म नहीं हो जाता उसके पहले वो डिमांड नहीं कर सकता एविक्शन की। वो कब कर सकता है, इसका जो एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखा है, एक्सेप्ट सब क्लोज 5 की बात करता है। सब क्लोज 5 कौन सा था आपका? सब क्लोज 5 था आपका एम्प्लॉयमेंट वाला। अगर एम्प्लॉयमेंट में है और वो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुका है, उसका टर्मिनेट हो चुका है, सीज हो चुका है, तो वो कर सकता है पहले डिमांड, अदरवाइज वो नहीं कर सकता अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफाइड पीरियड का एग्रीमेंट है तो। ये रहा आपका 5। आगे देखते हैं। Provided further that where the landlord has obtained a possession of a residential building or rented land under the provisions of subclause first or subclause first or subclause 5 of clause A or clause B, he shall not be entitled to apply again under the said provisions or for the possession of any other building or rented land of the same class. अगर मान लीजिए उसने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए या नॉन रेसिडेंशियल पर्पस मतलब बिजनेस के लिए, खुद के यूज के लिए एविक्शन मांगा है, ऑन यूज एविक्शन मांगा है, उसके पास में बिल्डिंग है ए, एक और बिल्डिंग है बी, उसने ए बिल्डिंग से एविक्शन करा है, तो ये नहीं कि थोड़े टाइम बाद या साइमल्टेनियसली वो बी से भी डिमांड कर ले। अगर आपको ए का इस ग्राउंड पे, जो ग्राउंड प्रोवाइड करे गए हैं उस ग्राउंड पे अगर आपने इस बिल्डिंग से एविक्शन कर दिया गया है, तो इस बिल्डिंग से आप एविक्शन नहीं कर सकते। shall not be entitled to apply again under the said provisions for the possession of any other building। कोई और बिल्डिंग है, जैसे हमने देखी बी बिल्डिंग, तो उनका नहीं आप एविक्शन करवा सकते हैं of the same class। ठीक है। Provided further that where a landlord has obtained possession of any building under the provision of subclause second of clause A, he shall not be entitled to apply again under the said subclause for the possession of any other building for the same use for residence as a son। जो सन के लिए हमने प्रोविजन देखा था, उसके बिजनेस पर्पस के लिए या फिर उसकी मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो सेपरेट पोजीशन अगर उसने डिमांड करा था, तो इन दोनों यूज के लिए अगर एक बार आप उसको मिल चुका है तो अदर बिल्डिंग के लिए वापस से वो भी एलिजिबल नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट में देखा ए और बी दो बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग के लिए उसको मिल चुका है, एविक्शन करवा चुका है, और बी बिल्डिंग वहाँ पे है, तो उसके लिए फिर वो सेम ग्राउंड पे नहीं करवा सकता। आगे, इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अ लैंडलॉर्ड हु स्टैंड्स रिटायर्ड और डिस्चार्ज्ड from the armed forces, non-residential building, from the armed forces of the Union of India, or who was a minor son at the time of death of the deceased landlord and requires it for personal use, may within a period of 3 years from the date of retirement or discharge or attaining the 18 years as the case may be, apply to control for an order directing the tenant to put the landlord in possession। नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करता है यहाँ पे, उसको अगर कोई बिजनेस वगैरह चालू करना है उसके लिए। लैंडलॉर्ड खुद हो सकता है अगर वो रिटायर हो चुका है तो, या फिर अगर इसकी डेथ हो चुकी है तो इसका जो सन है वो ले सकता है, और सन अगर उस समय माइनर है तो आफ्टर ही अटेन्स द मेजोरिटी, मेजोरिटी अटेन करने के कितने समय बाद, मेजोरिटी अटेन करने के और रिटायरमेंट, इन दोनों के 3 साल के भीतर, विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट और अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, 3 साल के भीतर वो इस ग्राउंड पे एविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। Provided that where the landlord has obtained possession of a non-residential building under this subsection, he shall not be entitled to apply again for the possession for any other non-residential building। एक non-residential building के लिए उन्होंने इस ग्राउंड पे अप्लाई कर दिया है, तो किसी और नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वापस अप्लीकेबल नहीं हो सकता। The controller shall, if he is satisfied that the claim of the landlord is bona fide, a controller shall, if he is satisfied that the claim of the landlord is bona fide, make an order directing the tenant to put landlord in possession
अगर कंट्रोलर को लगता है कि लैंडलॉर्ड का क्लेम बोनाफाइड है तो डायरेक्ट करेगा टेनेंट को लैंडलॉर्ड को पोजीशन में पुट करने के लिए, किस तारीख को, जो तारीख वो वहां पे फिक्स करेगा, ऑन सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कंट्रोलर एंड द कंट्रोलर इज नॉट सेटिस्फाइड। और अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड नहीं है कि ये बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है तो ही शैल मेक एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। तो वो क्या ऑर्डर इशू करेगा? रिजेक्ट करने का। दो तरह का ऑर्डर बताया गया है, एक तो रिस्टोरेशन का जो कि टेनेंट को देगा, रिस्टोरेशन या पोजीशन में पुट करने के लिए, और अगला ऑर्डर आ सकता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड की। Provided that the controller may give the tenant a reasonable time for putting the landlord in possession of the building and make census time so as not to exceed the 3 month। एक प्रॉपर टाइम देगा टेनेंट को पोजीशन में पुट करने के लिए। ऐसा नहीं कि उसने आज ऑर्डर कर दिया और कल टेनेंट को बोल दिया कि आप निकल जाओ, खाली कर दो। टेनेंट के लिए ये थोड़ा इनकन्वीनियंस हो जाएगा, हार्डशिप हो जाएगी, इसलिए एक प्रॉपर टाइम जो है वो देगा। और ये प्रॉपर टाइम कितना एक्सटेंड हो सकता है? ये हो सकता है अप टू 3 months ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, आगे देखते हैं। Where an application is made under sub clause 5 of clause A of subsection 3, it shall be disposed of as far as may be within a period of 1 month, and if the claim of the landlord is accepted by the controller, he shall make an order directing the tenant to put possession of the building on a date specified in the order, such as shall not be later than 15 days from the date of the order। ये कौन सा क्लोज था? सब क्लोज 5 ऑफ क्लोज ए। ये शायद से हमारा इज अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वाला था। तो अगर वो आर्म्ड फोर्सेस में है तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो 1 month के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ होगी कंट्रोलर के द्वारा, एविक्शन की जो एप्लीकेशन है वो, और उसको पोजीशन में प्लेस करा जाएगा। अगर पोजीशन का ऑर्डर मिलता है तो 15 days ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर। ये दो चीजें याद रखना। Where a landlord who has obtained possession of a building or rented land in pursuance of an order under subclause 1 of clause A or clause B of subsection 3 does not himself occupy it, or if possession was obtained under clause 5 of clause A or subclause 3, his family does not occupy the residential building, or if possession was obtained by him on behalf of his son in pursuance of an order under clause 2 of clause A of subsection 3, his son does not occupy it for the purpose for which possession was obtained for a continuous period of 12 months from the date of obtaining possession, or if possession was obtained under subsection 3A, he does not occupy it for exclusive personal use for a continuous period of 3 years। दो बातें करी गई है। अगर 12 महीने के भीतर does not occupy it for the purpose for which obtained for a continuous period of 12 months from the date of obtaining possession। possession obtain कर लिया गया है लेकिन वो रहने नहीं आए हैं 12 महीने तक। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज का है तो कंटिन्यूस पीरियड, अगर उसने बोनाफाइड डिमांड करी थी खुद के पर्सनल यूज के लिए और 3 साल तक वो नहीं रहे हैं, or where a landlord who has obtained possession of a building puts that building to any use or lets it to any tenant other than a tenant carried on, और अगर ये टाइम पीरियड के भीतर उन्होंने किसी दूसरे टेनेंट को लेट आउट कर दी है। यहाँ पे 3 ग्राउंड, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी दूसरे टेनेंट को लेट आउट कर दी गई है तो ये बोनाफाइड रिक्वायरमेंट नहीं माना जाएगी और कंट्रोलर डायरेक्शन देगा लैंडलॉर्ड को। क्या डायरेक्शन देगा? लेट आउट टू एनी टेनेंट अदर देन द टेनेंट एविक्टेड फ्रॉम इट। द टेनेंट
who has been evicted may apply to the controller for an order directing the possession of such building or rented land shall be restored to him and the controller shall make an order accordingly. कंट्रोलर डायरेक्ट करेगा लैंडलॉर्ड को टेनेंट की एप्लीकेशन पे कि जो टेनेंट को आपने हटाया था उसको वापस से रीस्टोर करा जाए। सिंपल सी बात है। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा और डायरेक्शन याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट, where the controller is satisfied that any application made by a landlord for the eviction of a tenant is frivolous or vexatious। जहाँ पे कंट्रोलर को लगता है कि जो एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड ने दी है एविक्शन के लिए वो किसी भी तरह से frivolous या vexatious है, झूठी है, तो कंट्रोलर में डायरेक्ट डेट कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज बी पेड बाय सच लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट। तो क्या ऑर्डर करेगा कि कंपनसेशन पे करेगा लैंडलॉर्ड इसको टेनेंट को कितना 500 रुपीज़ मैक्सिमम। 500 से कम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए आज हमने सेक्शन 13 पूरा देख लिया, काफ़ी बड़ा था ये। आगे के प्रोविजंस हम कल देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर में हमारा जो ये एक्ट है इसको पूरा ख़त्म कर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी तैयारी चालू रखिए और किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको देखेंगे, डील करेंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।